स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स लगातार हम साइंस के पोर्शन को और मैथ के पोर्शन को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड चैप्टर जो कि हमने सिक्स चैप्टर जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और इसमें हमने बात कर लिया है यानी प्रकाश फिजिक्स में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है। और फिजिक्स में हमने प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन के नियमों को पढ़ लिया है, बेसिक से पढ़ लिया है, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब इसके हम प्रश्नों को जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपके प्रश्न उनको सॉल्व करा रहे हैं। फ्रेंड्स इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, अब आगे हम नेक्स्ट जो भी आपका प्रश्नावली में दिया हुआ है उसको सॉल्व कराएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जैसा कि एनसीईआरटी की बुक जो कि प्रेफर कराया गया है उसी से हम प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। अगर बात करते हैं जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दी है 32 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनके पहले बेसिक में हमने बात भी कर लिया था कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सारा चीज़ हमने डिटेल में बात कर लिया है। तो आशा करते हैं ये बात सब आपको पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण जैसा कि आपको पता है इसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यानी ये भाग हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसको हम फोकस बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये कहाँ पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पे। ठीक है, तो फोकस की बात कर रहा है, यदि कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या इसमें कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस की बात कर रहा है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा गया है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ आपका 32 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, R क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस है, ये बिंदु जहाँ पे क्या है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 से भाग करेंगे तो यह F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F बराबर आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस जो कि फोकस जो है आधा होता है वक्रता त्रिज्या के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अगर दिया होता तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यानी फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, आप उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए, इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है प्रश्न में, इसको हम मिटा देते हैं। ये सारे प्रश्न आपके फिजिक्स के, मैथ के, सारे जो किताब में दिए हैं आपको प्रश्नावली के रूप में, उनको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं प्रश्न में कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण के सामने क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो। ठीक, ये हो जाएगा आपका फोकस, पोल हो जाएगा, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र सी। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ये पता नहीं है आपको कहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देख लेते हैं एकदम, क्या कर रहा है, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब का 3 गुना आवर्धित, यानी अगर 10 सेंटीमीटर की यहाँ से दर्पण से बीच की दूरी, यहाँ से ध्रुव से जो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है कि यम की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है,
अगर वास्तविक की बात किया गया है, इसमें प्रश्न में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी आवर्धन क्या हो जाएगा, वास्तविक के लिए हमने बताया था, वास्तविक के लिए आवर्धन की क्षमता क्या इसमें होती है, माइनस में, यानी 3 गुना हो जाएगी, यम की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, अगर आभासी होता तो यम की वैल्यू किस में होता, ये प्लस में हम लेते, लेकिन अगर वास्तविक है, वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। फ्रेंड्स, हमने फार्मूला आवर्धन का बताया था, जो कि आवर्धन आपके चैप्टर से निकाल भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो निकाला गया लेंसों का, ठीक है, डायोप्टर जो कि क्षमता जो कि निकाल दिया गया है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया था आपका यम बराबर -b/u होता है, ठीक, यही बताया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यम की वैल्यू यहां पे किस में दी हुई है, माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3। अब -u तो आपका फार्मूले में होता है, लेकिन v माइनस में होता है, लेकिन u क्या है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी है, यानी u भी किस में होगा, माइनस में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा v/u, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो v बराबर कितना हो जाएगा, -3u हो जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए u की वैल्यू दी है, वस्तु से दी है u बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे अगर माइनस लगा दिया आपने तो यहां पे माइनस नहीं लगाना है, यानी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 3 × 10, यानी v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो u की वैल्यू आपको कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 तिहाई 30, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, यानी माइनस बता रहा है, माइनस चिन्ह बता रहा है आपका कि दर्पण के सामने बनेगा। ठीक, हमने आपको बताया था कि यदि कोई माइनस में है तो कहाँ बनेगा, प्लस में कहाँ बनेगा, ये हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर बनेगा तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ दर्पण सामने यहाँ नीचे बनेगा, ठीक है, और ये आपकी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रश्न में क्या बोला था कि u है, कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक के लिए मैंने फार्मूला बताया, आवर्धन के लिए -b/u होता है, माइनस में होता है आवर्धन लिया जाता है वास्तविक के लिए, और आभासी के लिए प्लस में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए और उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करिए। फ्रेंड्स, आप आशा करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए और क्यों। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश की किरण एक जल में प्रवेश करती है। यानी हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण, यह अपवर्तनांक होता है, यानी इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये कोई आपकी कोई एक माध्यम है। ठीक है, स्क्रीन पर दिखा दिया होगा, ये आपका एक तल है जो कि ये क्या है, अलगाव तल है, यानी इसको हम मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, यहाँ पे एयर के कण हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, जल है, यानी इसमें जल भरा हुआ है टैंक में। ठीक है फ्रेंड्स, ये टैंक में क्या है, जल भरा हुआ है। यानी बात कर रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें, यानी क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं, वायु में प्रवेश करेंगी, वायु से अगर कोई किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, यानी वायु से आएंगी किसी दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक हम नॉर्मल खींच देते हैं, ये एक नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री, यानी तल से जो परावर्तक तल है उससे कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको नॉर्मल यानी क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अभिलंब। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी कोई आपतित किरण है, आपतित किरण है जो कि ये आपकी वायु से प्रवेश कर रही है। ठीक है,
अब इस किरण को जैसे ही तल पे यहाँ पे टकरा रही है, जिस बिंदु पे जहाँ पे पानी और वायु दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, वहाँ पे अगर कुछ जब ये तल पे टकराती है तो इस प्रकाश की किरण को सीधे कैसे चले जाना चाहिए था, इस तरह से चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर एयर होती टोटल तो सीधे चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जल है तो जल क्या हो जाता है, जल जैसे ये जल से टकराएगी वो उसके तल से ये हो जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी अभिलंब की ओर झुकने का मेन कारण ये है कि जब कोई वायु जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या है यहाँ पे, विरल माध्यम यानी वायु, जहाँ पे अणुओं के कण दूर दूर हों उसको विरल माध्यम कहते हैं, जहाँ पे अणुओं के कण पास पास हों उसको सघन माध्यम कहा जाता है। सघन मतलब घिरे हुए हों। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो परावर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है। यानी प्रकाश की किरण जो है जब आप वायु से, ये माध्यम आपका क्या है, वायु है, ठीक है, ये वायु है और ये जल है। जब वायु से जल में जाएगी तो यानी ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से जैसे जाएगी ये सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर, ये आपका अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से प्रवेश करती है तो विरल माध्यम की ओर क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगी, यानी क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कारण हो जाएगा, ये रीजन है, आप इतना लिख सकते हैं वहां पे, तो आसानी से आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए क्या है इसमें, इसको आपको जवाब देना है। ठीक है, और हम बोर्ड पे लगातार ही आपके प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सारे प्रश्नों को एक साथ लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के वक्त जब आपका एग्जाम हो तो उस वक्त आप जो कि ज़्यादा तैयारी आपको करनी न पड़े, डायरेक्ट ही आप उन प्रश्नों को तैयार कर लें। ठीक है, कह रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है। यानी फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, ये कोई आपका क्या है, मान लीजिए ये क्या है, कांच है। ठीक है, ये वायु से प्रकाश क्या होगा, आएगा, और जैसे ही ये क्या हो जाएगा, आपका कांच में प्रवेश करेगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा क्योंकि विरल से सघन में माध्यम में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो बात की गई है, अगर प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक के बारे में बात कर लेते हैं हम। यन यम, यानी ये आपका अपवर्तनांक है, बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या होता है यहाँ पे, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जैसे आप एयर से किस में गए, एयर टू ग्लास गए। ठीक है, एयर टू ग्लास में गए तो यानी क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पे जो कि इधर वाला मान होगा उस मान का, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ग्लास में क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल यहाँ हो जाएगा आपका एयर में प्रकाश की चाल। ठीक है, जब माध्यम यहाँ पे दूसरा दिया हो यहाँ पे, तो इसका मान पहले लिखा जाता है और उस वाले का दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो हो जाएगा, ये आपके किताब में पूरी तरह से है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने भी समझाया भी है। यानी बात कर रहा है कांच का अपवर्तनांक आपका दिया हो, कितना दिया हुआ, 1.50।
ठीक है, कांच में बात कर रहा है तो यानी कांच क्या है, दूसरा माध्यम है ना, क्योंकि पहले तो प्रकाश किस में आएगी, एयर में आएगी, एयर से किस में जाएगी, कांच में, तो यानी कांच क्या है, दूसरा माध्यम। तो यहाँ पे क्या करें, प्रथम कांच क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम माध्यम क्या है, यहाँ पे प्रथम माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तो वही यहाँ पे एम से डिनोट किया जाता है अपवर्तनांक को। ठीक है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.50 दिया हुआ है, और वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, यानी वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दिया हुआ आपका, कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, v निकालना है, इसका यानी फार्मूला होता है एम बराबर c/v। v क्या है इसमें, सेकंड माध्यम की प्रकाश की चाल, यानी सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल, ये प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है v सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल, ये है अपवर्तनांक। यानी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 1.50 बराबर हो जाएगा ये 3 × 10⁸ अब बटे v हो जाएगा। आपको v निकालना है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी आपका v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, v बराबर लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे हो जाएगा 1.50, यानी 50 को हटा सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 दूना 3, यानी ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी v की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें हमने डिटेल में किया है, ये बात आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को अभी आज इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे आगे बचे हुए जो भी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं